Goal, nation's leading institute. Hello everyone, this is Saurabh Kumar here, Chemistry Faculty, Goal Institute. In this video, I am going to discuss organic chemistry part of AITS Major Test 2. First of all, I am going to discuss question number 53, जो कि लिया गया है क्रोमेटोग्राफी से. ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी, उससे लिया गया है. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखो, इसमें से आपको कह रहा है सबसे फर्स्ट कि फ्रॉम द फिगर ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज गिवन बिलो, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इसके लिए कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? अब देखो, सबसे पहले आप क्रोमेटोग्राफी के बारे में आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे आप थ्योरी, तो समझ में आएगा कि एक होता है इसके केस में स्टेशनरी फेज, और वो जो स्टेशनरी फेज होता है जैसे सिलिका जेल या एल्यूमिना, वही लेते हैं यहाँ पर. तो जो स्टेशनरी फेज है इसके अंदर, वो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है. और इसमें आप जानते हो कि ऊपर से यहाँ पे हम लोग डालते हैं मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे डालते हैं A प्लस B प्लस C, और ऊपर से एक हम लोग क्या डालते हैं, इलवेंट. इलवेंट जो सॉल्वेंट या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट होता है उसको इलवेंट कहते हैं, वो हम लोग ऊपर से इसको डालते हैं. अब ये A प्लस B प्लस C जो यहाँ पे दिया हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर, तो होगा क्या, ये जो आपने डाला है एल्यूमिना या सिलिका जेल, वो होता है इसके केस में पोलर, और वो उसी को हम लोग यहां पर कहते हैं स्टेशनरी फेज, जो कि एकदम स्टैटिक होता है, स्थिर होता है, उसी को कहा जाता है स्टेशनरी फेज. और उससे हम लोग पास कराते हैं A प्लस B प्लस C, जो भी मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको पास कराते हैं. तो इसमें जो पोलर होगा, तो जो पोलर होगा वो पोलर स्टेशनरी फेज के द्वारा पहले होल्ड हो जाएगा, पहले हेल्ड हो जाएगा. जानते हो ना कि लाइक डिजॉल्व लाइक होता है. तो अगर यहां पर जो स्टेशनरी फेज है, जो स्टेशनरी फेज है वो अगर पोलर है, जो कि जनरली यहां पर पोलर ही रहता है, तो जो पोलर यहां पर होगा मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जो पोलर कंपोनेंट होगा वो पहले होल्ड हो जाएगा. उसके बाद थोड़ा जो कम पोलर होगा वो इसके नीचे आ जाएगा, और जो बिल्कुल नॉन पोलर होगा वो सबसे नीचे आ जाएगा. तो बात यहां पे समझोगे कि जानते हो कि जो पोलर मॉलिक्यूल होता है उसमें होता है डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस. तो सिलिका जेल एल्यूमिना जो कि होता है पोलर स्टेशनरी फेज, उसमें से हम लोग मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को पास कराते हैं. तो इसमें जो कंपोनेंट ऊपर हेल्ड हो गया, इसका मतलब वो पोलर ज्यादा है, क्योंकि यहां पर अभी हम लोगों ने जो लिया है कॉलम में, वो है कॉलम में स्टेशनरी फेज पोलर. और अगर इसमें पोलर कंपोनेंट है, जो स्टेशनरी फेज है, तो इसमें जो कंपोनेंट होगा पोलर वाला वो पहले ऊपर ही होल्ड हो जाएगा. उसके बाद थोड़ा सा जो मॉडरेट पोलर होगा वो नीचे आ जाएगा बीच में, और जो नॉन पोलर होगा वो सबसे नीचे आ जाएगा, सबसे पहले बाहर हो जाएगा कॉलम से. तो इसके केस में हम लोग कहेंगे ए वाला जो है ना वो सबसे ज्यादा पोलर होगा, क्योंकि वही वहां पे सबसे पहले एडजॉर्ब हो चुका है स्टेशनरी फेज के सरफेस के ऊपर. उसके बाद होगा बी, सबसे कम पोलर यानी कि नॉन पोलर ऑलमोस्ट कह सकते हैं सी होगा. तो इसके आधार पे तुम यहां पर देखो क्वेश्चन को सॉल्व करके, तो अब कह रहा है ए में कि कंपाउंड सी इज मोर पोलर देन ए एंड बी. गलत स्टेटमेंट कह रहा है, क्योंकि जो ज्यादा पोलर होता है वो इस कॉलम क्रोमेटोग्राफी में सबसे पहले हेल्ड हो जाएगा, सबसे पहले एडजॉर्ब हो जाएगा. ठीक है ना, तो जो पोलर होगा वो सबसे ऊपर होगा, यानी कि ए वाला, तो वो गलत कह रहा है. तो कंपाउंड सी इज मोर पोलर देन ए एंड बी, वो गलत स्टेटमेंट है. उसके बाद कंपाउंड ए इज लिस्ट पोलर, ये भी गलत है, इनकरेक्ट है, वो सबसे ज्यादा पोलर होगा इसके केस में. उसके बाद कंपाउंड बी कम्स आउट ऑफ द कॉलम बिफोर सी एंड आफ्टर ए, गलत है ना. पहले यहां पे बी कैसे आगे आ जाएगा, पहले यहां पे नीचे कौन आ जाएगा, सी, क्योंकि सी यहां पे सबसे कम पोलर है. तो ये जो ए है उसको सबसे ज्यादा स्टेशनरी फेज अपने सरफेस पे होल्ड करके रखेगा, उसके बाद बी को होल्ड करके रखेगा, और सबसे आसानी से नीचे कौन निकल जाएगा, वो सी निकलेगा सबसे पहले. ठीक है, क्योंकि सी में सी ऐसा है जो कि स्टेशनरी फेज जो यहां पे लिया गया है सिलिका जेल एल्यूमिना, उसके साथ होल्ड नहीं हो रहा है, उसके सरफेस पे एडजॉर्ब नहीं हो रहा है, तो वो इलवेंट के द्वारा नीचे जल्दी आ जाएगा. तो जल्दी यहां पर पहले कौन आएगा, सी. तो ये कंपाउंड बी कम्स आउट ऑफ द कॉलम बिफोर सी कह रहा है, तो वो गलत है, बी पहले नहीं आएगा, सी पहले नीचे आ जाएगा. उसके बाद आपको कह रहा है कि डी में कंपाउंड्स ए स्पेंड्स मोर टाइम्स इन द कॉलम, ये यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो ए है यहां पे कंपोनेंट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट ए बी सी में जो कंपोनेंट ए है वो यहां पर ज्यादा पोलर होगा, क्योंकि सिलिका जेल एल्यूमिना के साथ सबसे पहले रिटेन वही किया गया है, सबसे पहले एडजॉर्ब वही किया गया है. तो वो जब एडजॉर्ब पहले हो गया उसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ज्यादा होगा
पोलर वहां पे है स्टेशनरी फेज, तो पोलर कंपोनेंट यहां पर हो गया ए, उसके साथ ज्यादा अट्रैक्शन में रहेगा तो वो जल्दी नीचे की तरफ एलिमेंट के साथ नहीं आएगा। तो सबसे ज्यादा यहां पर टाइम तक जो होल्ड करके रखा हुआ रहेगा जो ज्यादा पोलर है, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल जो होता है उसका डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस दूसरे जो वहां पर स्टेशनरी फेज है उसका डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस के साथ अट्रैक्शन में ज्यादा रहेगा। तो ये ए वाला जो है ज्यादा टाइम स्पेंड कर लेगा और सी वाला जो है सबसे कम टाइम स्पेंड करेगा, क्योंकि ये नीचे जल्दी उतर जाएगा और ए वाला ज्यादा पोलर है तो ज्यादा होल्ड करके रखेगा उसको स्टेशनरी फेज। उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आई होगी। अगर आप क्रोमेटोग्राफी ठीक से पढ़े होंगे तब मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहां पर कंपाउंड ए स्पेंड्स मोर टाइम्स इन द कॉलम, यही यहां पे सिर्फ करेक्ट है। जबकि पूछ रहा है फ्रॉम द फिगर द कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज गिवन बिलो आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, मतलब ए बी और सी ये यहां पर इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ए बी सी यानी कि थर्ड आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? यहां पर हम लोग कॉलम में भर देते हैं पहले स्टेशनरी फेज को। इस स्टेशनरी फेज में हम लोग कहते हैं सिलिका जेल एल्यूमिना जो कि होता है पोलर, और इसमें से हम लोग डालते हैं ए प्लस बी प्लस सी को। तो जो इसमें से कंपोनेंट पोलर रहेगा वो पहले एब्जॉर्ब हो जाएगा सरफेस पे, ऊपर में ही सबसे पहले होल्ड हो जाएगा, और जो पोलर नहीं है उसको पोलर कंपोनेंट होल्ड नहीं करेगा, लाइक डिजॉल्व लाइक होता है, तो पोलर को अपने सरफेस पे जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद जो नॉन पोलर है सबसे नीचे रहेगा और जो मॉडरेट पोलर है वो बीच में रहेगा। इस तरीके से यहां पर होता है। और जो ज्यादा पोलर है वो सबसे ऊपर रहेगा तो सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, और जो नॉन पोलर है वो कॉलम से जल्दी बाहर आ जाएगा। तो इस के आधार पे तुम कहोगे तो कंपाउंड सी इज मोर पोलर देन ए एंड बी गलत है, कंपाउंड ए इज लिस्ट पोलर गलत है, सबसे ऊपर है तो वो सबसे ज्यादा पोलर है। कंपाउंड बी कम्स आउट ऑफ द कॉलम बिफोर सी एंड आफ्टर ए, ये इनकरेक्ट है। सिर्फ करेक्ट यहां पर कंपाउंड ए जो है स्पेंड मोर टाइम्स इन द कॉलम, क्योंकि सबसे पहले सरफेस पे ये एब्जॉर्ब हो गया है तो नीचे आने में इसको बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हो गया 53 का हो गया थर्ड, ABC यहां पे इनकरेक्ट है। अब आते हैं 56, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट CBr बॉन्ड, कार्बन ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड लेंथ यहां पे सबसे शॉर्टेस्ट कहां पर होगा? तो बच्चों सबसे पहली बात देखोगे यहां पर भी ब्रोमीन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस सब में कर रहा है, सब में होगा पार्शियल डबल बॉन्ड, लेकिन सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर कहां पर होगा ब्रोमीन और कार्बन के बीच में, यही देखना है। कहां पे ब्रोमीन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा, यह सिर्फ देखना है। जहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा वही सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट होगा। तो हो क्या रहा है, इसके भी केस में ये डोनेट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, ये भी एक्सेप्ट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, ये भी एक्सेप्ट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, ये भी एक्सेप्ट करेगा। तो कहोगे सर सब में रेजोनेंस हो रहा है तो सब में तो पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, तो सब में पार्शियल डबल बॉन्ड होगा तो सबका बॉन्ड लेंथ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सब में रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन नहीं बच्चों सुनो, कहां पे ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जहां पे ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा बनेगा। तो सुनो कहां पे ज्यादा डोनेट करेगा, यहां पे तुम देखोगे एक बात, यहां पर क्या है, इसके केस में तुम देखोगे तो यहां पर NO2 है, NO2 का मतलब यहां पर क्या है, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। तो ये NO2 जो होता है ना एक्सेप्टर होता है, तो N डबल बॉन्ड O डबल सिंगल डबल ये होता है एक्सेप्टर। तो एक्सेप्टर ग्रुप क्या करता है, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अपनी तरफ विड्रॉ करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करता है, और जैसे ही N डबल बॉन्ड O इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो यहां पे होगा डिफिशिएंसी, और जब यहां पर डिफिशिएंसी होगा तो ये क्या करेगा, ज्यादा डोनेट करेगा, और जब ज्यादा डोनेट करेगा तो यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा बनेगा। तो बात समझो मेरी क्या यहां पे कह रहा हूं, जब कभी भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ यहां एक्सेप्टर लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है, एल्डिहाइड लगा हुआ है, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, तो माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, और माइनस एम इफेक्ट शो करके यहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी जनरेट करेगा, और जब डिफिशिएंसी होगा उसी के अकॉर्डिंग उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट करेगा। जबकि यहां पर देखोगे इसके साथ क्या लगा हुआ है, इसके साथ पीछे से लगा हुआ है एक डोनर, तो डोनर जब इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है यहां पर, तो यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, और जब यहां इलेक्ट्रॉन की रिचनेस बढ़ रही है तो क्या ब्रोमीन यहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, क्या नहीं देगा, ये ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं देगा कंपैरेटिवली यहां पर सेकंड ऑप्शन के, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर OCH3 एक डोनर है, और जब OCH3 डोनर है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, इसलिए ब्रोमीन कम देगा इलेक्ट्रॉन। यहां भी देखते हो कि प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन मिथाइल शो कर रहा है, ये मिथाइल इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट प्लस आई एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन शो कर रहा है, इसलिए यहां पर भी ब्रोमीन
कम देगा इलेक्ट्रॉन, और यहां पर तो ना डोनर है ना एक्सेप्टर है, तो नॉर्मल रेजोनेंस होते रहेगा। लेकिन सेकंड ऑप्शन में तुम देखोगे तो सेकंड में लगा हुआ है एक्सेप्टर। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन पूछे, चाहे यहां क्लोरीन देकर के चाहे ब्रोमीन देकर के, और यहां बॉन्ड लेंथ पूछे, सब में सिंगल बॉन्ड है लेकिन सब में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन है, तो बच्चों ये नहीं कहेंगे कि सबका बॉन्ड लेंथ सेम होगा। नो, यहां पे कहेंगे जहां एक्सेप्टर लगा हुआ है तो यहां इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होगी, और डिफिशिएंसी होगी उसके अकॉर्डिंग ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ब्रोमीन, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहां पे डबल बॉन्ड का करैक्टर ज्यादा बनेगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। इसलिए जहां डबल बॉन्ड का करैक्टर ज्यादा बन गया ब्रोमीन के ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कारण, इसलिए वहां पर बॉन्ड लेंथ शॉर्टेस्ट हो जाएगा। इसलिए आप यहां पर आंसर जो कहोगे इसके केस में जो होगा वो हो जाएगा सेकंड। बात समझ में आया क्या? ये NO2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ब्रोमीन यहां पे ज्यादा डोनेट करेगा, यानी कि यहां पे डबल बॉन्ड करैक्टर ज्यादा बनेगा तो बॉन्ड लेंथ सबसे शॉर्टेस्ट होगा। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। 56 का हो जाएगा 2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 56 हो गया। 56 के बाद है हम लोगों का 58, डिक्रीजिंग ऑर्डर टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन फॉर द फ्लोइंग कंपाउंड इज। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग यहां पर जानते हैं रेट ऑफ SN1 जब भी हम लोगों को निकालना हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। यही होता है ना, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये होता है इसके केस में। अब यहां पे क्या करेंगे, सारे में ब्रोमीन को हटाओ, अब ब्रोमीन को हटा करके बनाओ कार्बोकैटायन, तो जहां ब्रोमीन दिया हुआ है वहीं पे बनेगा कार्बोकैटायन। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जहां ब्रोमीन लिविंग ग्रुप दिया हुआ है तो उस लिविंग ग्रुप को हटा करके बनाओ कार्बोकैटायन और देख लो उसका स्टेबिलिटी। बच्चों आपको पता है पारा पोजीशन पे NO2 कौन सा इफेक्ट शो करता है, तो पारा पोजीशन पे NO2 शो करता है -m इफेक्ट। पारा पोजीशन पे OMe मतलब OCH3 कौन सा इफेक्ट शो करता है, ये शो करता है +m। ये क्लोरीन क्या शो करता है, -I। तो ये तो पता चल गया सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन किसका होगा, B का। उसके बाद किसका होगा, D का, क्योंकि इसमें ना डोनर है ना एक्सेप्टर है। उसके बाद किसका होगा, C का, क्योंकि -I थोड़ा सा वीकर इफेक्ट होता है। और सबसे लिस्ट सबसे कम स्टेबल कार्बोकैटायन जो होगा इसके केस में वो A का होगा, -m लग रहा है। देखो तो B D कोई है ऐसा, B D C A, तो B D C A ऐसा हो जाएगा। तो 58 का आंसर जो होगा इसके केस में वो सेकंड हो जाएगा, B D C A। ओके, क्लियर है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट चलते हैं, 58 तो सेकंड हो गया। उसके बाद आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। तो 59 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल। तो इस तरीके का क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है आपको कोई दिक्कत होता होगा, क्योंकि देखो इसमें देखोगे ना, ये कार्बोकैटायन जो कंजुगेशन में है पॉजिटिव सिंगल डबल, एक पाई बॉन्ड के साथ सिर्फ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यहां देखो पॉजिटिव सिंगल डबल सिर्फ 2 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। क्या ये OH का लोन पेयर कार्बोकैटायन के साथ कंजुगेटेड है क्या? नो, लोन पेयर सिंगल, ये OH का लोन पेयर कार्बोकैटायन के साथ कंजुगेटेड नहीं है। यहां देखो पॉजिटिव सिंगल डबल लोन पेयर, यहां पर क्या है, इस कार्बोकैटायन का कंजुगेशन एक पाई बॉन्ड के साथ और एक लोन पेयर के साथ है। तो OH का +m लग रहा है लेकिन पाई बॉन्ड एक ही है कंजुगेशन में। यहां क्या है, एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन ज्यादा है। एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन इसलिए ज्यादा है क्योंकि पॉजिटिव सिंगल डबल लोन पेयर आप देख सकते हो, यहां पे इसका +m भी लग रहा है और ये 2 पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेटेड भी है। तो यहां पर एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन क्या है, ज्यादा है। इसलिए इसके केस में हम लोग कहेंगे कि OH का लोन पेयर और 2 पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेटेड होने के कारण सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन जो होगा वो 4 होगा। यहां पर 1 पाई बॉन्ड और लोन पेयर के साथ कंजुगेटेड है, यहां पे सिर्फ 2 पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेटेड है और यहां पे सिर्फ 1 पाई बॉन्ड के साथ है कंजुगेटेड। जबकि फोर्थ ऑप्शन में 2 पाई बॉन्ड और लोन पेयर जो है OH का उसके साथ भी कंजुगेटेड है, यानी एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा होने के कारण सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन यहां पर 4 का होगा। इज इट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। 59 का 4 हो गया। अब आते हैं 62 बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको पहले डीपीपी में भी आ चुके हैं, ठीक है। अब देखो इसमें से क्या होगा, फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट एक्स फॉर द फ्लोइंग रिएक्शंस। बच्चों ये है बेंजीन और ये क्या है, इसके केस में एल्कीन जो दिया हुआ है ये नॉन एरोमेटिक है और ये आपको एरोमेटिक है। तो जानते हो कि जो नॉन एरोमेटिक होता है वही यहां पर कम स्टेबल है। तो HF के साथ पहले रिएक्शन कौन करेगा, HF के साथ पहले रिएक्शन करेगा वो जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड दिया हुआ है वो, और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। तो ये कंपाउंड हम लोगों को दिया हुआ है यहां पर CH2। अब होता क्या है, सो देखो ये HF जहां कहीं भी कभी बेंजीन का रिएक्शन किसी भी एल्कीन के साथ दे, कभी भी बेंजीन का रिएक्शन किसी भी एल्कीन के साथ दे इन द प्रेजेंस ऑफ HF,
एट 0 डिग्री सेल्सियस, वहां कहोगे ESR होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो सबसे पहले जो वहां पर एल्कीन है वो एल्कीन क्या करता है, उस HF के H+ को पिक करके मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है। वही मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है इस रिएक्शन में। तो क्या करोगे, ये जो पाई बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन है, यही 2 इलेक्ट्रॉन दे करके एक्सेप्ट करता है H+ को और रिपेल करके बाहर करता है F- को। अब ये H+ कहां ऐड होगा, ये ऐड होगा CH2 के ऊपर, जहां H का संख्या ज्यादा है तो यहां बनेगा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। यही इस रिएक्शन में काम करता है बच्चों, किसका, इलेक्ट्रोफाइल का। ये तो हम लोगों ने पहले पता कर लिया और बाहर कर दिया हम लोगों ने किसको, F- को। ऐसा करो, F- को थोड़ा सा यहां दिखा दो कि F- बाहर हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना, इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर हम लोग किसका अटैक कराते हैं, बेंजीन के ऊपर अटैक कराते हैं। इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते हैं बेंजीन के ऊपर। यहां पर मैकेनिज्म होता है ESR, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बेंजीन का जो पाई बॉन्ड है, तीनों में से कोई भी पाई बॉन्ड ले लो, तीनों क्योंकि आइडेंटिकल है तो तीनों पाई बॉन्ड में से कोई भी पाई बॉन्ड ले लो और इस पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन देगा किसको, कार्बोकैटायन वाले कार्बन को। और ऊपर नीचे कहीं भी ऐड कर दो क्योंकि ये दोनों कार्बन क्या है, आइडेंटिकल है। तो बच्चों मान लो यहां पर हमने क्या किया, ये पाई बॉन्ड को यहीं रहने दिया, ये पाई बॉन्ड को यहीं रहने दिया और मान लो कि यहां पर ऐड कर दिया नीचे वाले कार्बन पे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के यहां पर ऐड कर दो। तो यहां पर ऐड कर दिया इसको इलेक्ट्रॉन लेकर के, ऐसा कर दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बेंजीन पे पहले से हाइड्रोजन भी होता है ना, तो यहां जहां ऐड हुआ इलेक्ट्रोफाइल वहां पहले से एक H भी होगा। और एक बात और याद रखो, ये कार्बोकैटायन बेंजीन के ऊपर अटैक किया है जिस कार्बन से, जिस कार्बन पे कार्बोकैटायन है उस कार्बन पे एक मिथाइल भी तो है, ये मिथाइल नीचे है। तो जिस कार्बन से आपने इस साइक्लोहेक्साइल को ऐड किया है वहां पर एक दिखा दो मिथाइल, तो इसके ऊपर एक मिथाइल है तो यहां पर दिखा देता हूं, इसके केस में एक मिथाइल और ऊपर बन जाएगा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। इस तरीके से हो गया। अब यहां पर क्या करना है, जो F- निकला था वही F- बेस का काम करेगा आगे। तो ये जो F- यहां से निकला था HF से, वही F- यहां पर ये साइक्लोहेक्साइल रिंग अटैक किया है ना ये वाला, वहीं से H+ निकलेगा। जो बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन पहले से था वही यहां पर निकलेगा। अब किस प्रकार से निकलेगा उसको थोड़ा सा देखो। तो यहां पर H+ निकलेगा 2 इलेक्ट्रॉन देकर के, और जैसे 2 इलेक्ट्रॉन देकर के निकलेगा तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यहां पर इस प्रकार से दिख जाएगा तुमको पाई बॉन्ड और यहां एक पाई बॉन्ड है ही, और ये यहां पर दिखेगा मेरे को साइक्लोहेक्साइल और यहां पर दिख जाएगा मिथाइल, और F- वहां से H+ को पिक करके बाहर क्या कर देगा, HF। तो बच्चों देखो तो यहां पर कौन सा ऑप्शन यहां पे करेक्ट लग रहा है। तो जिस कार्बन पे अटैक किया है बेंजीन, तो देखो ये साइक्लोहेक्साइल जहां अटैक किया है वहीं पर एक मिथाइल होना चाहिए। तो ये सेकंड ऑप्शन होगा नहीं, थर्ड ऑप्शन होगा नहीं, फोर्थ ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि साइक्लोहेक्साइल के जिस कार्बन से बेंजीन के ऊपर अटैक हुआ है वहीं पे मिथाइल बन रहा है ना, क्योंकि ये CH2 के ऊपर H+ जाता है, CH3 वहीं पे होता है। तो साफ साफ दिख रहा है कि इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। देखो एक लाइन में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ये तो हुआ पूरा का पूरा मैकेनिज्म तुमने देखा। एक लाइन में सॉल्व कैसे करेंगे, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहे फटाक से तोड़ो H+ F- में, और ये H+ को यहां पर पिक कर लेगा और H+ को पिक करने के बाद मोर स्टेबल पहले बना दो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। तो H+ जाएगा CH2 के ऊपर, यहां बन जाएगा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। और जिस प्रकार से तुम लोग क्या करते हो, बेंजीन के ऊपर NO2+, Cl+ ये सब अटैक कराते हो ना, उसी प्रकार से इसको अटैक करा दो। तो बेंजीन का सारा कार्बन क्या होता है, आइडेंटिकल। अब बेंजीन के किसी भी कार्बन पे तुम इसको अटैक करा दो, इस कार्बोकैटायन को। इस कार्बोकैटायन को जब अटैक कराओगे तो इस प्रकार से हम लोगों को दिखेगा, जिस कार्बन से अटैक करेगा उसी पे क्या है, मिथाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पर अटैक किया और वहीं पे एक मिथाइल है। इस तरीके से तुम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देते हो, बात खत्म। तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि 62 का आंसर यहां पर 1 हो जाएगा। क्लियर है? मुझे लगता है पूरी तरह से आप यहां पे समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को, कैसे हम लोग यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। आज के बाद ये क्वेश्चन कभी भी आपसे गलत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 62 हो गया। 65 ये तो बहुत आसान है, मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आप लोगों ने जरूर बनाया होगा इसको, सभी लोगों ने बनाया होगा। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल्ड एज assertion A and the other is leveled as region R। assertion A में कह रहा है कि 6 एनुलिन, जो जानते हो ना बेंजीन को हम लोग कह देते हैं, तो 6 एनुलिन ये हो गया, जो कि होता है कंपाउंड कैसा, इसको हम लोग कहते हैं एरोमेटिक होता है। उसके बाद 8 एनुलिन, तो 8 एनुलिन के बारे में आप लोग जानते हो बहुत अच्छे तरीके से कि टब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो टब लाइक स्ट्रक्चर होता है तो वो कभी भी एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक हो ही नहीं सकता है। तो ये तो बिल्कुल आपको पता है कि टब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन एरोमेटिक कहते हैं। और एक कह रहा है कि
सिस 10 एनुलिन। तो 10 एनुलिन भी आप लोग यहां पर ले सकते हो। इसके केस में ये इस तरीके से ले सकते हो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। सेम साइड में जब हाइड्रोजन होता है ना, उसी को हम लोग सिस कह देते हैं। इस प्रकार से यहां पर दिया हुआ है हम लोगों को सिस 10 एनुलिन। तो ये हम लोगों ने ले लिया इसके केस में 10 एनुलिन। अब ये 10 एनुलिन क्या होता है तो आपको पता होनी चाहिए। ये भी कंपाउंड जो होता है ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एरोमेटिक नहीं होता है, ध्यान रखना। तो 6 एनुलिन एरोमेटिक होता है। तो यहां पे कह रहा है 6 एनुलिन, 8 एनुलिन एंड 10 एनुलिन आर रिस्पेक्टिवली एरोमेटिक, सही बात है। नॉट एरोमेटिक, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसके बाद कह रहा है कि एरोमेटिक होता है, जो कि गलत कह रहा है। ये 10 एनुलिन जो होता है वो नॉन एरोमेटिक होता है, ये एरोमेटिक नहीं होता है। इसलिए असर्शन यहां पर गलत है, इनकरेक्ट है। उसके बाद रीजन में कह रहा है कि प्लेनरिटी इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एरोमेटिक सिस्टम। पता है ना आप लोगों को, एरोमेटिक होने के लिए पहला आप लोगों ने पढ़ाई किया है कि रिंग का होना जरूरी है। दूसरा आप लोगों ने पढ़ा है कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन का होना जरूरी है। उसके बाद सारे मेंबर जो होते हैं रिंग का एक ही प्लेन में होना जरूरी है। तो प्लेनर होना नेसेसरी है, तभी जाकर के हो सकता है वो एरोमेटिक चाहे एंटी एरोमेटिक। तो ये यहां पर रीजन जो है करेक्ट है। प्लेनरिटी इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एरोमेटिक सिस्टम। तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। 65 का सेकंड हो जाएगा। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स तो गलत है। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। समझ में आ गया? गुड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 68 ए एंड बी फॉर्म इन द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शन आर। ये बहुत ही आसान है। ये हम लोगों को फिनॉल और ईथर से लिया गया है, अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर से लिया गया है। तो होता क्या है, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि यहां पर अगर रिएक्शन तुम करवाते हो, ये दिया हुआ है इसके केस में OH और इसमें एक दिया हुआ है CH2OH। ये इधर बेंजाइल है और उधर तो फिनॉल वाला केस है। जब तुम HI के साथ इसका रिएक्शन करवाते हो ना बच्चों, तो तुमको पता होनी चाहिए पहली बात, ये OH का लोन पेयर कंजुगेटेड है। तो जिस OH का लोन पेयर कंजुगेटेड है वो फिनॉल वाला जो OH है वो कभी भी HI के साथ रिएक्शन कर नहीं सकता है। ये बॉन्ड तो टूटता ही नहीं है। तो जो OH रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है वो कभी भी HI HBr HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ये तो कंजुगेटेड है, इसको कैसे तोड़ सकते हो तुम? यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, ये नहीं टूटेगा। लेकिन यहां पर ये टूटेगा, SN1 पाथवे से रिएक्शन होगा क्योंकि बेंजाइल अल्कोहल है। तो बेंजाइल वाला है अल्कोहल, तो यहां पर रिएक्शन होगा वो भी SN1 पाथवे से होगा। तो यहां पर जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, इसके केस में कुछ इस प्रकार से मैं कह सकता हूं, यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। ये OH कंजुगेटेड है तो अपनी जगह पर रहेगा और यहां से ये OH माइनस बाहर कर दो, बनेगा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट और H प्लस OH माइनस वाटर बाहर हो जाएगा। तो जो बचा है CH2 प्लस कार्बोकैटायन, उसके ऊपर क्या आएगा, I माइनस। तो यहां पर I माइनस आ जाएगा, H प्लस OH माइनस मिलकर वाटर बन के बाहर हो जाएगा। इस तरीके से तुमको CH2I बन जाएगा। यानी कि ये जो हम लोगों को सबसे पहले बना वो कौन बन गया, A। तो A बन गया हम लोगों को ये A बना। अब B देखते हैं क्या बन सकता है। तो B में हम लोगों को बनाने के लिए ऐसा दिया है, इसके केस में हम लोगों को दिया है इस तरीके से, एक OH है वो भी कंजुगेटेड है और इसके केस में एक दिया हुआ है ईथर, नहीं O के साथ CH2CH3 ऐसा दिया हुआ है। अब इसका HI के साथ हीट करता हूं तो सबसे पहले तो आपको मालूम होनी चाहिए कि ये तो लोन पेयर कंजुगेटेड है। तो जब लोन पेयर कंजुगेटेड है तो टूटेगा नहीं, ठीक है। तो वो बॉन्ड टूटेगा ही नहीं क्योंकि लोन पेयर यहां कंजुगेटेड है OH का, पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, उसको तो भूल ही जाओ, उसको नहीं हटाना है। अब ये नीचे देखो ईथर का, ये ईथर का बॉन्ड किधर से टूटेगा, यहां से रिंग और O के बीच में टूटेगा कि O और CH2 के बीच में टूटेगा। तो ये बॉन्ड टूटेगा O और CH2 के बीच में हुआ है क्योंकि ये लोन पेयर जो है यहां पर रिंग के साथ कंजुगेटेड है, ठीक है। यहां पर चूंकि क्या हो रहा था ना, ये रिंग के साथ कंजुगेटेड वगैरह है नहीं और यहां पर कार्बोकैटायन जो बनेगा CH2 के ऊपर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बनेगा, इसलिए वहां पे SN1 होता है और CH2 प्लस के ऊपर I माइनस अटैक करके बना दिया CH2I। और जो कंजुगेटेड होता है OH वो ब्रेक नहीं होता है HI के द्वारा, ध्यान रखना। यहां पर इधर से टूटेगा तो ये जो H प्लस है वो H प्लस कहां आएगा, O के ऊपर। तो ऊपर वाला OH पहले से कंजुगेटेड है तो फिनॉल का रिएक्शन तो होता नहीं HI के साथ, तो वो तो ऐसे ही रह जाएगा। अब नीचे वाला जो O है उसके साथ आ जाएगा यहां पर क्या, उसके साथ आ जाएगा H, तो ये हो जाएगा OH और साथ में यहां पे जो बचा CH3 CH2 के ऊपर कौन जाएगा, I माइनस, यानी CH3 CH2I। अरे जो आप लोगों को जो पढ़ाया है मैंने या जो भी आपको टीचर पढ़ाए होंगे तो वहां पे पढ़ाए होंगे कि ईथर में एनिसोल नहीं पढ़ाए हो, तो एनिसोल का रिएक्शन या फेनिटोल का रिएक्शन, तो एनिसोल या फेनिटोल का रिएक्शन आप लोगों ने जो पढ़ाई किया था यानी मिथॉक्सी बेंजीन या इथॉक्सी बेंजीन का रिएक्शन HI के साथ, तो वहां पे बनता था फिनॉल और साथ में मिथाइल आयोडाइड या इथाइल आयोडाइड बनता था ना, वही तो है। ये फेनिटोल ले लिया है OC2H5, तो O इसके साथ
कंजुगेटेड है तो वो वैसे ही रह जाएगा, H को लेकर के फिनॉल बना देगा और साथ में यहां पर CH3CH2I यहां पे तो बन जाता है। इस तरीके से देखो तो आप कौन सा आंसर करेक्ट है, तो ए में CH2IOH और ये तो होगा नहीं बी, ये वाला तो ए में दिया है OH CH2I और बी में ये, बिल्कुल ये सेकंड ऑप्शन जो है ना करेक्ट है, इसका 68 का हो जाएगा सेकंड। और यहां पर थर्ड में देखोगे तो OH CH2I तो ठीक है, लेकिन बी में ऐसा तो आयोडीन यहां पर अटैक करेगा नहीं, क्योंकि O और रिंग के बीच का बॉन्ड टूट नहीं सकता है, कंजुगेटेड है। तो जब भी ऑक्सीजन का लोन पेयर कंजुगेटेड होगा इस रिएक्शन में तो वो उसी तरफ रह जाएगा जिसके साथ कंजुगेटेड है, वो बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 68 का आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 68 के बाद 71, द आइसोमेरिक ड्यूटेरेटेड ब्रोमाइड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8DBr हैविंग 2 कायरल कार्बन एटम एज, किसमें 2 कायरल सेंटर है, यानी एसिमेट्रिक कार्बन एटम 2 है, मतलब कोई ऐसा sp3 कार्बन जिसमें कि 4 डिफरेंट एटम ग्रुप अटैच्ड होना चाहिए। देखो 2 ब्रोमो 3 ड्यूटेरो ब्यूटेन, तो आते हैं फर्स्ट ऑप्शन की तरफ, तो 2 ब्रोमो, तो ऐसा हो गया कि 2 पे ब्रोमीन, यहां पर एक H रहेगा, 3 पे ड्यूटेरो, ड्यूटेरो का मतलब हो गया ड्यूटेरियम, तो यहां एक होगा H और 3 कार्बन हो गया तो एक होगा यहां पर मिथाइल, इस प्रकार से होगा। सेकंड ऑप्शन में क्या कह रहा है, 2 ब्रोमो 1 ड्यूटेरो, तो 1 ड्यूटेरे कहने का मतलब हो गया 1 पे ड्यूटेरियम और 2 पे ब्रोमीन, ऐसा हो गया। तो 2 ब्रोमो 1 ड्यूटेरो ब्यूटेन, इसका मतलब यहां पर हो जाएगा CH2 के साथ CH3। थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन में कह रहा है 2 ब्रोमो 1 ड्यूटेरो 2 मिथाइल प्रोपेन, यानी कि यहां पर भी 1 पे ही ड्यूटेरो है, तो 1 पे रखो ड्यूटेरो, रख दिया। उसके बाद 2 पे है ब्रोमो 2 पे है मिथाइल, तो 2 पे है ब्रोमो 2 पे है मिथाइल, उसके बाद है प्रोपेन यानी कि मिथाइल होगा, ऐसा हो जाएगा। तो 2 ब्रोमो 1 ड्यूटेरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ऐसा हो गया। उसके बाद 2 ब्रोमो 2 ड्यूटेरो ब्यूटेन, तो इसके केस में हम लोग देखें अगर तो 2 पे ब्रोमीन है, 2 पे ड्यूटेरो है, उसके बाद यहां पर 4 कार्बन का पैरेंट चेन है तो ब्यूटेन है, इस तरीके से होगा। अब देखो किसमें 2 कायरल सेंटर है, तो साफ साफ दिख रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि इसके केस में यहां पर देखोगे 4 डिफरेंट एटम ग्रुप है, यहां भी 4 डिफरेंट एटम ग्रुप है तो कायरल सेंटर है। इसके केस में सेकंड ऑप्शन में सिर्फ 1 कायरल सेंटर है, थर्ड में तो कोई कायरल सेंटर है ही नहीं, क्योंकि थर्ड में तुम देखोगे यहां पे 2 H आइडेंटिकल हो गया, यहां पे भी 2 मिथाइल आइडेंटिकल हो गया, तो कायरल सेंटर है ही नहीं। 4 ऑप्शन में 1 कायरल सेंटर है, इसका मतलब 71 का आंसर यहां पर जो होगा 71 का आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा, और यहां पे तो कोई मैच कर नहीं रहा है जैसा तुमको, 2 ब्रोमो 3 ड्यूटेरो ब्यूटेन, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, और क्या है ये, इसमें देखो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट रिप्रेजेंट करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट अंडर द गिवन कंडीशंस, कौन यहां पे करेक्ट नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो बच्चों ये है लिंडलार कैटलिस्ट, तो एसिड क्लोराइड का रिएक्शन जब H2 के साथ करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ PdBSO4, इसके केस में HCl, इसके केस में तुमको HCl निकलने के बाद जो फॉर्मेशन करेगा बेंजिल्डिहाइड, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, देख लो सकते हो ना तुम, यहां पे बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये एसिड क्लोराइड है, उसका हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट, तो बेंजिल्डिहाइड बनता है। बाद में कि ये भी करेक्ट है। यहां पे तुम देख सकते हो कि ये नाइट्राइल्स है, नाइट्राइल्स का पहले डाइबल H के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में ये पहले इमीन में कन्वर्ट हो जाता है, और इमीन का जब हम लोग करते हैं हाइड्रोलिसिस, नहीं तो इमीन का जब हम लोग करते हैं हाइड्रोलिसिस तो फॉर्मेशन करता है एल्डिहाइड, ये आप लोगों ने पढ़ाई किया होगा। तो डाइबल H के द्वारा पहले हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्राइल्स को इमीन में, और इमीन का फर्दर कर देते हैं हाइड्रोलिसिस तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है, तो सेकंड भी करेक्ट है। और ये ईस्टर है ना, तो ईस्टर का जब डाइबल H के साथ रिएक्शन करवाते हो तो यहां पर भी तो फॉर्मेशन करता ही है, ये जो C डबल बॉन्ड O OC2H5 है, और जानते हो जिसके नाम के लास्ट में अगर हाइड्राइड लगा हुआ है वो रिएक्शन में क्या देता है, H- देता है। तो जिसके नाम के लास्ट में हाइड्राइड लगा हुआ है, जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये सब रिएक्शन में H- देता है, तो H- यहां पे ऐड होगा और ये OC2H5- बाहर हो जाएगा, यानी कि तुम इसके केस में देखोगे तो C डबल बॉन्ड O के साथ इस डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड का H- ऐड होगा, तो C डबल बॉन्ड OH का तो फॉर्मेशन कर देगा और C2H5- बाहर हो जाएगा। यहां पर इनकरेक्ट ये है, क्योंकि पूछ रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट रिप्रेजेंट करेक्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहां पर Na2Cr2O7 कैसा है, ये हम लोग जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में तुमको एल्डिहाइड थोड़ी मिलेगा, यहां पे फॉर्मेशन करता है कार्बोक्सिलिक एसिड। प्राइमरी अल्कोहल है ये, तो प्राइमरी अल्कोहल से डायरेक्ट बन जाता है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखना ये है 1 डिग्री अल्कोहल, तो 1 डिग्री अल्कोहल में अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो KMnO4, K2Cr2O7 चाहे Na2Cr2O7 ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और भी जो है सब डायरेक्ट प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसलिए यहां पर 74 का जो फोर्थ ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, वो गलत है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आ गया? ये सब बहुत ही आसान है कि जहां कहीं भी हम लोगों को प्राइमरी अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन देगा तो एल्डिहाइड नहीं बनता है, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, इसलिए यहां पर इनकरेक्ट है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 74 का 4 हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 77 नंबर। 77 में कह रहा है कि हाइड्रोलिसिस, ये C4H8Cl2 दिया हुआ है, उसका करते हैं हाइड्रोलिसिस तो बनता है C4H8O बनता है। अब यहां पर क्या कह रहा है कि बी रिएक्ट विथ, जो बी बन रहा है वो रिएक्ट विथ हाइड्रोक्साइल तो हाइड्रोक्साइल एमीन किसको कहते हैं? हाइड्रोक्साइल एमीन कहते हैं NH2OH को। और NH2OH के साथ रिएक्शन कौन करता है? एल्डिहाइड चाहे कीटोन, तो एल्डिहाइड या कीटोन होगा, ये तो पक्का क्लियर है। उसके बाद बट डज नॉट गिव टॉलेंट टेस्ट, आइडेंटिफाई A एंड B। जब यहां पर कह रहा है कि डज नॉट गिव टॉलेंट टेस्ट, इसका मतलब यहां पर होगा क्या? कीटोन होगा, कीटोन। ये तो क्लियर हो गया, यानी कि ये हमको क्लियर हो गया कि ब्यूटेनल यहां पर जब दिया हुआ है, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में ब्यूटेनल दिया हुआ है, ये तो आंसर ले होगा नहीं, क्योंकि ब्यूटेनल टॉलेंट टेस्ट पॉजिटिव देता है, वो एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड जैसे ही कह रहा है सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में, वो तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि कह रहा है कि बी जो है डज नॉट गिव टॉलेंट टेस्ट, मतलब एल्डिहाइड तो टॉलेंट टेस्ट दे देता है, इसलिए कीटोन वाला होगा। अब आते हैं फर्स्ट एंड 4 में कौन सा आंसर होगा, इसको यहां पर सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों होता क्या है पहले मैं आपको बताऊं। देखो फर्स्ट ऑप्शन में अगर तुम देखो तो 1,1 डाइक्लोरोब्यूटेन दिया हुआ है। जब भी कोई टर्मिनल वाला एल्काइल हैलाइड होगा, मतलब जेमिनल डाइहैलाइड होगा, तो जेमिनल डाइहैलाइड का जब तुम करते हो हाइड्रोलिसिस तो वहां पे फॉर्मेशन करता है एल्डिहाइड, कीटोन का फॉर्मेशन यहां पे नहीं करेगा। तो इसके केस में जो फॉर्मेशन करेगा, एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH आ जाएगा, और एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH क्या होता है? अनस्टेबल। एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH अनस्टेबल होता है। तो इसके केस में जब तुम बाहर करोगे वाटर को, तो इसके केस में फॉर्मेशन कर देगा एल्डिहाइड, जबकि एल्डिहाइड जो होता है वो तो टॉलेंट टेस्ट पॉजिटिव देता है। तो यहां पर OH माइनस को हटाओ, एक H प्लस को हटाओ, तो एक्चुअल में फर्स्ट ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये कह रहा है कि 1,1 डाइक्लोरोब्यूटेन कह रहा है। तो 1,1 डाइक्लोरोब्यूटेन का जब तुम करोगे हाइड्रोलिसिस तो ब्यूटेनल बनता है, वाटर से रिएक्शन करवाओगे 2HCl बाहर कर दो, एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होगा, और जब भी एक कार्बन पे 2 OH को रखोगे वाटर बन के बाहर होगा, यहां पे ब्यूटेनल बनेगा। ब्यूटेनल टॉलेंट टेस्ट पॉजिटिव देता है, इसलिए ये ऑप्शन तो होगा नहीं इसके केस में, ठीक है। तो यहां पे 1,1 डाइक्लोरोब्यूटेन के हाइड्रोलिसिस के बाद 2 ब्यूटानॉन बिल्कुल नहीं बन सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आंसर इसका साफ पता चल चुका है, 4 होगा। किस प्रकार से होगा 4, ये भी मैं आपको समझा देता हूं। देखोगे ये दिया हुआ है 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन, तो 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन ये हो जाएगा हमारा A। अब इसका जब तुम करोगे हाइड्रोलिसिस तो 2HCl बाहर कर दो, ठीक है, वाटर को ब्रेक कर लो पहले H प्लस OH माइनस में, और यहां पर Cl माइनस को बाहर करके HCl बाहर कर दो, और एक ही कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होगा। और जब एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होगा तो वाटर यहां से बाहर कर दो, और वाटर बाहर करोगे तो एक OH माइनस और एक यहां से H प्लस। जैसे इसके केस में बाहर हुआ तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3, इसको कहा जाता है 2 ब्यूटानॉन। देख सकते हो यही तो 2 ब्यूटानॉन का यहां पर फॉर्मेशन हो गया। और 2 ब्यूटानॉन जैसे यहां पर फॉर्मेशन किया तो ये 2 ब्यूटानॉन टॉलेंट टेस्ट नहीं देता है, लेकिन हाइड्रोक्साइल एमीन के साथ रिएक्शन करके कोरोस्पोंडिंग ऑक्जाइम का फॉर्मेशन करता है। तो पहले ही हमको कहा कि हाइड्रोक्साइल एमीन के साथ रिएक्शन करता है, इसका मतलब समझ जाएंगे कि एल्डिहाइड या कीटोन होगा। कह रहा है कि टॉलेंट टेस्ट नहीं देता है, इसका मतलब कीटोन होगा। जबकि तुम जानते हो कि 1,1 डाइक्लोरोब्यूटेन का करते हैं हाइड्रोलिसिस तो ब्यूटेनल बनता है, वो ब्यूटानोन नहीं बनता है, और 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन का करते हैं हाइड्रोलिसिस तो 2 ब्यूटानोन बनता है, इसलिए आंसर इसका होगा 4। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 तो बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल है। देखो कह रहा है इसके केस में कि आइसोमेरिक एमीन्स विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H11N गिव्स द फॉलोइंग टेस्ट। कौन कौन सा टेस्ट? सबसे पहले कह रहा है कि आइसोमेरिक P कैन बी प्रिपेयर्ड बाय
गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। बच्चों गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में कौन बनता है? 1 डिग्री एलिफैटिक एमीन। पहली बात तो इसको ध्यान रखना, जब भी इसमें बनता है 1 डिग्री एलिफैटिक एमीन का फॉर्मेशन होता है, इसको तुम ध्यान रखना। तो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में कौन बनेगा? 1 डिग्री बनेगा, एलिफैटिक बनेगा। यहां पर क्या है? यह है 2 डिग्री, तो फर्स्ट ऑप्शन पहले ही गया। पी कह रहा है पी होना चाहिए 1 डिग्री एलिफैटिक एमीन, क्योंकि कह रहा है कि कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। तो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में जब भी बनता है तो 1 डिग्री बनता है और एलिफैटिक बनता है, तो सेकंड यहां पे फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं। सेकंड में क्या है? एरोमेटिक है। एरोमेटिक है क्योंकि NH2 रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, तो NH2 रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, तो यह भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। NH2 रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड नहीं होना चाहिए, ऐसा प्राइमरी बनना चाहिए। तो यहां पर अब ये भी देख सकते हो NH2 है, रिंग के साथ अटैच्ड नहीं है, और ये भी NH2 रिंग के साथ अटैच्ड नहीं है, तो ये भी बन सकता है P, ये भी बन सकता है P। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। लेकिन अब पढ़ो Q के बारे में। तो आइसोमेरिक Q क्या कह रहा है? रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव सॉलिड इनसॉल्युबल इन OH। जानते हो कि हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ प्राइमरी एमीन रिएक्शन करता है तो जो बनता है प्रोडक्ट वो सॉल्युबल होता है अल्कली में, लेकिन जो सेकेंडरी एमीन होता है, तो सेकेंडरी एमीन जब हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो जो प्रोडक्ट बनता है कोरोस्पोंडिंग सल्फोनामाइड वो इनसॉल्युबल होता है अल्कली में। मतलब Q क्या होगा? सेकेंडरी। तो देखो यहां पर Q क्या है? सेकेंडरी है, ये बिल्कुल 2 डिग्री है, और ये एलिफैटिक 1 डिग्री है। और यहां पे देखो ये कितना डिग्री है? 3 डिग्री है। इसका मतलब ये भी पता चल चुका है कि ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमको Q के बारे में कह रहा है कि रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव सॉलिड इनसॉल्युबल इन OH, जबकि ये जो टर्सरी है तो टर्सरी वाला तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन ही नहीं करता है, इनसॉल्युबल होता है सेकेंडरी वाला, जो कि ये है, क्योंकि N के साथ एक है मिथाइल, एक है रिंग वाला कार्बन। उसके बाद कह रहा है R के बारे में, रिएक्ट विथ NaNO2 और HCl फॉलोड बाय फिनॉल इन NaOH टू गिव ऑरेंज डाई, मतलब कपलिंग रिएक्शन। तो आप जानते हो कि NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन कौन करता है? एनिलीन। एनिलीन जहां NH2 बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होता है, वही NaNO2 और HCl यानी कि नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके बनाता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, और वो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट फिनॉल के साथ करता है कपलिंग रिएक्शन, तब फॉर्मेशन करता है ऑरेंज डाई, यानी कि ये NH2 रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होना चाहिए, तब फॉर्मेशन करेगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। यानी कि इसका आंसर यहां पे साफ पता चल रहा है, थर्ड होगा, क्योंकि यही एलिफैटिक प्राइमरी एमीन फॉर्मेशन करेगा पहले गैब्रियल थैलीमाइड में। ये सेकेंडरी है, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके इनसॉल्युबल होगा NaOH में। उसके बाद ये जो है एरोमेटिक वाला एनिलीन, वो एनिलीन क्या करेगा कि पहले NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करके बनाएगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, और फिर फिनॉल के साथ कपलिंग रिएक्शन करके ऑरेंज डाई का फॉर्मेशन करेगा। तो 80 का आंसर हो जाएगा थर्ड। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 83। तो 83 में तुम देखोगे यहां पर क्या कह रहा है, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, यही तो यहां पर हम लोगों को कराना है। तो सुक्रोज के बारे में पहले तुम देखो, सुक्रोज किसका बना होता है? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज का। लैक्टोज किसका बना होता है? लैक्टोज बना होता है बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज का। और माल्टोज किसका बना होता है? तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज का। बात खत्म। तो ए का हो जाएगा सेकंड, कोई है ऐसा? मात्र एक ही तो है थर्ड में। बी का हो जाएगा फर्स्ट, सी का हो जाएगा थर्ड। बात खत्म हो गया, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ए का सेकेंड हो गया, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज हो गया। बी लैक्टोज का हो गया, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज हो गया। सी में माल्टोज हो गया, यानी कि दोनों मॉलिक्यूल होता है अल्फा डी ग्लूकोज, थर्ड हो गया। ओके, उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। 86 में कह रहा है कि इन द फ्लोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन पी इज। बच्चों बहुत ही आसान है, ग्रेनाड एजेंट का नाम तुमने सुना होगा। तो ये ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन का रिएक्शन पहले मैग्नीशियम के साथ करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो पहले फॉर्मेशन करेगा इसके केस में साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, और यहां पर जानते हो कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस का काम करता है। तो वही स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इस इथाइल अल्कोहल में से H+ को पिक कर लेगा। ठीक है, तो यही जो C- है ना साइक्लोहेक्साइल का, कार्बन एनाइन का जो निगेटिव चार्ज है, वही निगेटिव चार्ज यहां से H+ को पिक करता है। क्योंकि याद रखना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस का काम करता है, जो एसिडिक H को बहुत जल्दी पिक करता है। तो साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन करेगा, और साथ में जो बचा C2H5O- उसके ऊपर MgBr जाता है, तो C2H5O MgBr का फॉर्मेशन कर देगा। बात खत्म। यानी कि इसका आंसर 86 का आंसर हो जाएगा 1। उसके बाद आइए
89 नंबर क्वेश्चन। 89 में क्या कह रहा है? 89 में कह रहा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 में कह रहा है द प्रेजेंस ऑफ वीकर पाई बॉन्ड मेक एल्कीन लेस स्टेबल देन एल्केन। आप जानते हो एल्केन जो होता है वो हाईली स्टेबल होता है, अनरिएक्टिव होता है, वो जल्दी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करता है। तो एल्केन ज्यादा स्टेबल होता है, यह बात जानते हो, बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। तो पाई बॉन्ड होने के कारण एल्कीन लेस स्टेबल होता है एल्केन से, यही कारण है। पाई बॉन्ड होता है, वीकर बॉन्ड होता है, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी करता है, तरह तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होता है। तो एल्कीन कम स्टेबल है एल्केन से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। बिल्कुल यहां पे स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। उसके बाद स्टेटमेंट 2 कह रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ द डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कार्बन कार्बन। द स्ट्रेंथ ऑफ द डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। बिल्कुल जहां कहीं भी तुमको बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी की बात पूछे, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड और ज्यादा एनर्जी ट्रिपल बॉन्ड का, फिर डबल बॉन्ड का, और सबसे कम एनर्जी किसका होता है? सिंगल बॉन्ड, क्योंकि यहां पे तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा। 3 बॉन्ड है, यहां पे 2 बॉन्ड है, यहां पे सिंगल बॉन्ड है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। और यहां पर ज्यादा जो यहां पर हम लोग कहेंगे, कह रहा है द प्रेजेंस ऑफ वीकर पाई बॉन्ड द एल्केन्स लेस स्टेबल देन एल्केन। तो एल्केन होता है लीस्ट रिएक्टिव, मोर स्टेबल। यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 दोनों यहां पे करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। यहां पर हो जाएगा 89 का 1, क्योंकि ये कह रहा है बोथ स्टेटमेंट 1 2 इज इनकरेक्ट, गलत है। फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, गलत है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। बच्चों बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो करेक्ट है, ध्यान रखना इसको। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 के बाद हम लोगों को दिया हुआ है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। डिक्रीजिंग एसिडिटी में तुम पहले देखो, यहां पर क्या है, 3 क्लोरीन का माइनस आई लग रहा है, यहां पे 2 क्लोरीन का माइनस आई लग रहा है, यहां पर 1 NO2 है, इसका माइनस आई लग रहा है, इसका माइनस आई लग रहा है। जानते हो ना तुम लोग माइनस आई का जो हम लोग देखते हैं डीएनपी रूल। डीएनपी रूल कहने का क्या मतलब हुआ, पहले देखते हैं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस सब में सेम है। यहां पर भी देखोगे 1 2 है, यहां पर भी 1 2 है, यहां पर भी 1 2 है, यहां पे भी क्या है 1 2 है, तो सब में डिस्टेंस सेम है। तो अब क्या देखते हैं, नंबर। डिस्टेंस सेम हो गया तो नंबर देखते हैं। यहां पे 3 क्लोरीन है, यहां पे 2 क्लोरीन है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा कौन, डी। उसके बाद कौन होगा, बी। और यहां भी 1 NO2 है और यहां भी क्या है, 1 फ्लोरीन है। तो सबसे पहले डिस्टेंस देख लिया जो सब में सेम है, तब देखा नंबर। यहां पे 3 क्लोरीन का माइनस आई लग रहा है, जो कि माइनस आई ज्यादा होगा 3 क्लोरीन का। उसके बाद यहां 2 क्लोरीन का माइनस आई है, वो ज्यादा होगा NO2 के माइनस आई से। तो 3 क्लोरीन का माइनस आई ज्यादा 2 क्लोरीन से, 2 क्लोरीन का माइनस आई ज्यादा NO2 से, 1 NO2 से ज्यादा होता है यहां पे CaCl2 का माइनस आई। क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो नंबर को प्रायोरिटी देते हैं, जितना ज्यादा नंबर होगा माइनस आई ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड में। तो डी के बाद होगा बी। उसके बाद जब यहां पर डिस्टेंस भी सेम है और नंबर भी सेम है, यहां भी 1 NO2, यहां भी 1 फ्लोरीन, तब हम लोग देखते हैं लास्ट में पावर देखते हैं। तो डीएनपी रूल, पहले डिस्टेंस तब नंबर, तो लास्ट में पावर देखते हैं। तो NO2 का होता है माइनस आई का पावर ज्यादा फ्लोरीन से, जब नंबर सेम हो जाए तब, इसलिए होगा ए का। और सबसे कम किसका होगा, सी का होगा यहां पे सबसे कम। ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिया गया है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में जहां कार्बोक्सिलिक एसिड है वहां एरो देकर के आप देखोगे दिया हुआ है। तो डी बी ए सी, यहां पर इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, डी बी ए सी ऐसा हो जाएगा। उसके बाद देखो 95 Which one of the following free radical is most stable? ये तो बहुत आसान है। सबसे ज्यादा स्टेबल यहां पे फ्री रेडिकल कौन सा है, यहां पर देखोगे सिर्फ हाइपर कंजुगेशन हो रहा है 9 अल्फा H के द्वारा। यहां पे रेजोनेंस हो रहा है 1 पाई बॉन्ड के द्वारा, 1 पाई बॉन्ड के द्वारा रेजोनेंस है। यहां पे कितना पाई बॉन्ड है, यहां पे 6 पाई बॉन्ड के द्वारा रेजोनेंस हो रहा है। यहां पर 1 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस हो रहा है, क्योंकि यहां पे फिनाइल है ना, तो एक फिनाइल के अंदर 3 पाई बॉन्ड, तो 2 के अंदर 6 पाई बॉन्ड, और यहां पर क्या है मात्र 3 पाई बॉन्ड है, क्योंकि एक ही फिनाइल है और एक मिथाइल के द्वारा प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन लग रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल यहां पर जो होगा वो थर्ड वाला होगा, क्योंकि 3 3 6 यहां पर हो गया 6 पाई बॉन्ड के द्वारा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। यहां पे पीएच का मतलब फिनाइल होता है, ठीक है, ये होगा इसके केस में। अब यहां पर 95 का तो हो गया थर्ड। उसके बाद आते हैं 98, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। बच्चों यहां पर देखो प्रोपेनामाइन, तो प्रोपेनामाइन कहने का मतलब क्या हुआ, प्रोपेनामाइन कहने का मतलब हुआ CH3CH2, CH2 के साथ NH2 यानी कि प्राइमरी अमीन, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी अमीन, ठीक है। उसके बाद है N मिथाइल इथेनामाइन, तो N मिथाइल इथेनामाइन कहने का मतलब हुआ CH3
CH2 NH और CH3, इसको हम लोग कहते हैं N मिथाइल इथेनामाइन, यानी कि इसको कहा जाता है 2 डिग्री अमाइन। ठीक है, ये हो गया 2 डिग्री अमाइन। तो देखोगे प्रोपेनामाइन, N मिथाइल इथेनामाइन, तो प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन, जिसका फॉर्मूला आपस में सेम होता है, वो सब होता है एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स, यानी कि A का फंक्शनल आइसोमर्स, तो A का हो जाएगा तुमको थर्ड। उसके बाद देखो B का हेक्सेन 2 ऑन एंड हेक्सेन 3 ऑन, ये एक दूसरे का मेटामर्स भी हो सकता है और पोजिशनल भी हो सकता है, लेकिन प्रायोरिटी देंगे किसको? मेटामर्स को। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसा हो गया। चाहे 3 वाला ले लो तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हेक्सेन 2 ऑन हेक्सेन 3 ऑन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसमें देखोगे लेफ्ट में कितना कार्बन है? 1। इसके लेफ्ट में कितना कार्बन है? 2। इसके राइट में कितना कार्बन है? 4। इसके राइट में कितने कार्बन है? 3। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्काइल ग्रुप अलग अलग है कि नहीं है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्काइल ग्रुप दोनों साइड अलग अलग है, मतलब ये मेटामर्स भी है। अब पोजीशन अलग अलग है तो पोजिशनल भी कहते हैं, लेकिन प्रायोरिटी में क्या जाता है? मेटामर्स जाता है। इसलिए यहां पर हम लोग कहेंगे बी का आंसर जो होगा हेक्सेन 2 ऑन और हेक्सेन 3 ऑन, यानी कि फर्स्ट कह दो। और सी में देखो, सी क्या है? एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड कहने का मतलब हुआ CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इथेनॉल, इथेनॉल कहने का मतलब हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ OH। बच्चों ये हुआ कीटो इनॉल टोटोमर्स। जी हाँ, ये हो गया कीटो फॉर्म, ये कीटो फॉर्म है, और ये H+ यहां से दिया तब तो एक H+ गया, तो यहां पे फॉर्मेशन किया CH2 डबल बॉन्ड CH OH, इसी को हम लोग कह देते हैं इथेनॉल। इथीन प्लस ऑल, इथेनॉल। तो ये हो गया इसके केस में इनॉल, और ये हो गया कीटो। तो कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म एक दूसरे का क्या कहलाता है? टोटोमर्स कहलाता है। मतलब सी का जो आंसर होगा इसके केस में टोटोमर्स, सी का हो जाएगा 4। और डी में देखो, डी में क्या हो सकता है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पारानाइट्रोफिनॉल। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पारानाइट्रोफिनॉल एक दूसरे का पोजिशनल आइसोमर्स होगा, क्योंकि यहां OH है, एक NO2 है, और इसके भी केस में देखोगे एक है OH, ये है NO2। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पारानाइट्रोफिनॉल एक दूसरे का यहां पर जो हो जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे पोजिशनल, यानी कि डी का ऑप्शन हो जाएगा यहां पर सेकेंड। ओके, देखो कोई ऐसा ऑप्शन है, ए का 3rd, बी का 1, सी का 4, डी का 2। तो ये हो गया इसके केस में सेकेंड ऑप्शन हो गया, ए का 3rd हो गया, यानी कि तुमको प्रोपेनामाइन N मिथाइल इथेनामाइन, ये हो गया फंक्शनल आइसोमर्स, और बी का 1 यानी कि मेटामर्स, सी का हो जाएगा तुमको एसिटल्डिहाइड इथेनॉल यानी टोटोमर्स, डी का हो जाएगा इसके केस में इसमें पोजिशनल, क्योंकि पोजीशन अलग अलग है नाइट्रो का। ठीक है, इस तरीके से पूरा का पूरा हम लोगों ने अभी सॉल्यूशन कर लिया है। तो उम्मीद करता हूं इस तरीके से आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सीखा होगा, और जितने भी क्वेश्चन हम लोगों को दिया जाता है, स्पॉट टेस्ट हो, चाहे ATS हो, चाहे DPP हो, आप एक एक क्वेश्चन को खुद एनालिसिस किया कीजिए और NCERT में उसको देखा कीजिए कहां से क्या लिया गया कॉन्सेप्ट को, फिर क्लास नोट्स में भी आप लोग कॉन्सेप्ट को खोजा कीजिए, आपको बहुत फायदा करेगा। ओके, थैंक यू।